सॉरी प्रिया, होमवर्क कर लिया है? आगे आ जा। क्या इस पे क्या है, कुछ गिरा हुआ है क्या? ये क्या गिरा हुआ है इस पे? प- पंखे का है? चलो, हो गया डिस्कशन? और कुछ बाकी है? कल क्लास तो तूने छोड़ दिया। हम्म। हम्म। चलो, कृष्णा बताओ 5 डायरेक्ट टैक्स का नाम। हम्म। हम्म। कान के नीचे जोर से दूंगा ना तो यही एंटरटेनमेंट होगा सबके सामने। फिर बोलेगा कि नहीं हुआ सर इस बार। यही रीजन है घर पर पढ़ने का। पढ़ा था एक भी बार जाके घर पे? क्यों? सिर्फ मैथ से हो जाएगा? सब सब्जेक्ट को टाइम दो ना जितना मिल रहा है। 24 घंटा है तुम्हारे पास यहाँ जाने के बाद। बोल भाई भरत, कौन कौन से 5 टेक्स्ट थे? हाँ? हम्म। 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 बताओ जो लिया 5 टैक्स के नाम। हम्म। 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 अदर सोर्सेस का सबका नाम बताओ। हम्म। बैठो, चलो। देखो ये लिख लो, ये 5 डायरेक्ट टैक्स हैं, बैठ जाओ। इनको छोड़कर इंडिया में जितने भी टैक्स होंगे सारे क्या होंगे? इनडायरेक्ट टैक्स होंगे। ठीक है, ये तो बता दिया था ना कल। ठीक है, तो 5 जो डायरेक्ट टैक्स हैं उनमें सबसे पहला कौन है? इनकम टैक्स। ठीक है, अब इनकम टैक्स पे करने वाले लोग कौन कौन से होते हैं? जिनका इनकम होता है। ठीक है, और इनकम किस किस तरह से हो सकता है? या तो सरकारी नौकरी कर रहे हो या फिर प्राइवेट नौकरी कर रहे हो। ठीक है, सरकारी नौकरी वालों से प्राइवेट नौकरी वाले के ज्यादा सैलरी हो सकता है कि नहीं? जैसे तुमने किसी का HCL कंपनी का नाम सुना है, ठीक है ना? तो HCL कंपनी का नाम सुना है तो उसके CEO को कितना सैलरी मिलता होगा? क्या किसी की सरकारी नौकरी को उतना सैलरी मिलता होगा? नहीं, लाखों करोड़ों के पैकेज होते हैं ना। जैसे सुंदर पिचाई का नाम सुन लो, सुंदर पिचाई की सैलरी कितनी है? 800 करोड़। कितना?
800 करोड़, ठीक है। अब यहाँ किसी का इंडिया में 800 करोड़ किसी सरकारी नौकरी वाले का हो सकता है कभी? 2 लाख रुपया से कहीं ज्यादा आया ना कहीं से, तो तुरंत इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे कि भैया ये इतना पैसा तुम लाए कहाँ से हो ना। तो सैलरी वाले लोग ना, चाहे वो प्राइवेट लोग हो या फिर गवर्नमेंट वाले हो, वो किस में आएंगे? इनकम टैक्स में, ठीक है। चाहे वो पुरुष हो मतलब इंडिविजुअल हो, या फिर वीमेन हो, या फिर क्या हो, सीनियर सिटीजन, ठीक है ना। ये 3 लोग होंगे जो इनकम टैक्स देंगे, ठीक है ना। इनके अलावा एक और व्यक्ति ऐसा है, आवाज आ रहा है उसमें, माइक में आवाज आ रहा है नहीं? तो पहला इंडिविजुअल, ठीक है ना। इंडिविजुअल में वैसे लोग, इंडिविजुअल में वैसे लोग आते हैं जिनका एज है 18 साल और 65 साल के किसमें बीच में, ठीक है ना। अगर वो 65 साल से ऊपर हो जाएंगे तो कौन हो जाएंगे? सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। मतलब एज जिनका 65 साल से क्या हो, अबव हो, ठीक है। फिर वो चाहे पुरुष हो या महिला हो ना, ये डिपेंड नहीं करता है, सीनियर सिटीजन दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। अब जो वीमेन वाला है वो क्या है? 18 से 65 साल, ठीक है। अब इनका टैक्स का एक स्लैब बनाया गया, ठीक है, कि ये कितना अर्निंग करेंगे तो कितना टैक्स देंगे, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल का स्लैब है 0 से 3 लाख, कितना है? 0 से 3 लाख। इस पर इनको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इनको क्या दे रखा है? छूट दे रखा है कि आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कितने पर? अगर आप 0 से 3 लाख रुपए तक कमाते हैं, मतलब मंथली कितना हो गया? 25,000, ठीक है। अगर आप इतना सैलरी कमा रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा है 3 से 6 कमाते हैं तो आपको कितना देना है? 5%, ठीक है। 6 to 9 कमाते हैं तो आपको कितना देना है? 10%। सिमिलरली 9 to 12 कमाते हैं तो कितना देना है? 15%, ठीक है। वैसे ही 12 to 15 20%, 15 to 18 25%, 18 to 21 30%, और यही स्लैब चलते चला जाता है, ठीक है। आगे जितने भी कमाओगे 30% ही देना होता है, ठीक है ना। इंडिया में 30% से ज्यादा टैक्स नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन वही बात अगर जीएसटी करते हो तो अभी जीएसटी का स्लैब बदला है, तुम लोग देखा है ना। जीएसटी का एक नया स्लैब आया है, पहले था 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। ये 4 स्लैब थे। अब गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया है? 5% कर दिया है, और कितना कर दिया है? 18% कर दिया है। और इससे ऊपर जितने भी लग्जरियस गुड्स होंगे उन पे कितने हो गए हैं? 40%। मतलब किसका किसका स्लैब खत्म कर दिया? 12 का स्लैब खत्म कर दिया और 28 का स्लैब खत्म कर दिया, ठीक है। ये तो पता है सबको, अभी न्यूज में भी आया था, ठीक है ना। अभी 22 तारीख से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। दशहरा पर ना, दशहरा 22 तारीख से चल रहा है ना, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो नया स्लैब जीएसटी का क्या है? ये वाला। अगर कोई बढ़िया BMW कार ये सब खरीदते हो तो कितना? 40%, ठीक है। अगर तुम क्या बोलते हैं हाउस होल्ड की प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है, तो उस पर 5%, ठीक है। हाउस होल्ड्स में वैसे भी जैसे दूध दही और ये सब है, उस पर क्या है? 0 टैक्स है, ठीक है। कितना है?
0%, मतलब कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। वही अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन को कितना रखा गया है, 18%। ठीक है, इसके लिए ना बहुत सारे लोग हैं जो आवाज भी उठा रहे हैं कि एजुकेशन को क्या होना चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए, या फिर 5% लगा लो, लेकिन गवर्नमेंट नहीं सुन रहा है। ठीक है ना, तो जैसे ये स्लैब है वैसे ही इनकम टैक्स का ये स्लैब है, तो याद रहेगा। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ अभी भी है वो। ठीक है, अगर आप 0 से 12 लाख रुपए कमा लेते हैं तो ये पिछले बार के स्लैब में ना बताया गया कि अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 12,01,000 रुपए कमा लेते हैं, ठीक है, तो उस पर फिर ये वाला स्लैब आपका क्या होगा, ये वाला इंप्लीमेंट होगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलो तो एक क्वेश्चन देता हूं, जरा बनाओ, बताओ तुम लोग। एक आदमी है जो महीने का 1 लाख रुपया कमाता है, तो कितना टैक्स भरेगा। तो इतना आसान होता तो ऐसे थोड़ी पूछ लेता। 0, 1 लाख रुपया कमा रहा है महीने का, तो साल का कितना हो गया, 12 लाख रुपया हो गया। ठीक है, तो कितना टैक्स देगा, हाँ 15%। हाँ सिंपल सी बात है, 12 लाख पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर वो 1.5 लाख रुपए कमाता है तब कितना टैक्स देगा। अरे इतना आसान नहीं है, निकाल के दिखाओ ना, 30%। ये स्लैब को फॉलो करना ना। अरे अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना टैक्स पे करेगा। हाँ ऐसा 12 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत। ये अगर आप 13 कमाते हैं, 14 कमाते हैं, हाँ ये अगर उससे ऊपर कमाएंगे तब ये स्लैब लगेगा ना। तो इस, हाँ तो इस लड़की ने या लड़के ने कितना कमाया है, 18 लाख रुपए कमाए हैं। ठीक है ना, तो अब कौन सा स्लैब लगेगा, ये वाला स्लैब लगेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, नहीं देखो, अगर तुमने पूरे साल में 12 लाख रुपया कमाया तो सरकार तुमसे पूछने नहीं जाएगा कि ना प्रिया कौन है। ठीक है, वो पूछने भी नहीं जाएगा कहाँ रहती है। लेकिन जैसे ही तुमने 12 लाख ना 50,000 रुपये कमा लिए, तब सरकार तुमसे पूछने आ जाएगा कि भाई तुमने पैसा इस साल इतना कमाया है, टैक्स दो। ठीक है ना, तो तुमको जो टैक्स देना होगा इस हिसाब से देना होगा। अब तुम्हें सिर्फ 3 लाख पर छूट मिलेगा। कितने पर मिलेगा, सिर्फ 3 लाख पर। ठीक है, और 3 से 6 पर कितना देना होगा, 5% देना है। ठीक है, 6 से 9 पर कितना देना होगा, 10%। 9 से 12 पर कितना देना होगा, 15%। ऐसे करके तुम्हें देना होगा। ठीक है, और कितना तक कमाया है तुमने, 18 तक कमाया है। ठीक है, तो तुम्हें 20% तक पैसे देने होंगे, और ये सारा टैक्स निकालना होगा। ठीक है, और ये टैक्स निकालने के लिए आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ता है, सीए का जरूरत पड़ता है। ठीक है ना, और ये आप लोगों को ठीक है एग्जाम में नहीं आता, आपको सिर्फ स्लैब याद आएंगे ना कि कौन सा व्यक्ति का कितना स्लैब है। ठीक है, अब जैसे देखो एक आदमी और भी है जिसका नाम है क्या, हफ। हफ का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ना। साउथ में देखे हो ना, 300-300 एक घर में रहते हैं लोग, रहते हैं कि नहीं, साउथ की मूवी में देखे हो ना, बहुत सारा बड़ा परिवार होता है ना। तो वो क्या करते हैं, घर का जो मुखिया होता है एक ना, वही टैक्स भरता है। ठीक है, बाकी और कोई टैक्स नहीं भरता। ठीक है, तो सभी लोग कमा कर किसको देते हैं, उस पार्टिकुलर मुखिया को। जैसे हम लोग मान लो एक परिवार है ना, कमाने वाला मैं, ठीक है, कमाने वाला तुम, कमाने वाला वो पीछे वाला, बाकी सब लोग क्या हैं, खाने वाले। तो तुम ये दोनों मुझे पैसा दोगे कि भैया इस बार का इनकम टैक्स
आप ही देखो, मैं नहीं इसमें जा रहा, ठीक है। और वो किस में आएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आगे बात समझ में, ठीक है। तो पहला जो आपका इनकम टैक्स था क्लियर हो गया, ठीक है। और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, ये तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो दूसरा है बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्स। हाँ जी आइए, रोज ऐसे ही टाइम पर आते हैं आप, तो फिर टाइम पर क्यों नहीं आते हैं, यही कहाँ, इतना दूर पीजी थोड़ी है, कल से टाइम पर आइए, ठीक है। तो इनकम टैक्स आपको समझ में आ गया। बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, जैसे अगर कोई इंडिया में व्यापार कर रहा है तो उसको टैक्स देना होगा, और वो टैक्स कौन सा होगा, डायरेक्ट टैक्स होगा, ठीक है ना। अगर कोई ना पैसे से, प्रोफेशन का मतलब क्या है, पेशा, अगर कोई पैसे से क्या है ना, डॉक्टर है, या फिर क्या है, इंजीनियर है, या फिर क्या है, ब्रोकर है, ठीक है, या फिर क्या है, वकील है, ठीक है। तो वकील तो क्या होते हैं, सरकारी भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। तो प्राइवेट वाले भी कमाते हैं ना, हाँ, प्राइवेट वाला इवन ज्यादा कमाते हैं, ठीक है। तो उनको भी टैक्स देना होगा, और वो कौन सा टैक्स देंगे, प्रोफेशन टैक्स देंगे। आगे बात समझ में। और ये प्रोफेशन टैक्स किस में आएगा, डायरेक्ट टैक्स में, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। तो तीसरा बताओ फिर, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, जो बताएगा उसको एक चॉकलेट। बहुत बढ़िया, और कोई, ठीक है। बताइए, कैपिटल का मतलब बताइए यहाँ पर क्या है, कैपिटल का मतलब क्या है, उठो, उठ जाओ, तुमसे ही बोल रहे हैं, बताओ कैपिटल का मतलब क्या है यहाँ पर। कैपिटल का मतलब क्या है, मीनिंग नहीं जानता है कैपिटल का, कोई बताएगा कैपिटल का मीनिंग क्या है यहाँ पर। हाँ हाँ, जब पहली बार हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, और उसमें जो पैसा लगाएंगे, जो पूंजी लगाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। ये कैपिटल का मतलब यहाँ राजधानी नहीं है, ठीक है ना, पूंजी है, क्या है, पूंजी। जैसे बैठ जाओ, जैसे अगर एमबीए चाय वाले ने ना, एमबीए चाय वाले का नाम सुना है ना, ठीक है, फेमस है। तो अगर वो बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहले कुछ पूंजी लगाया होगा ना, क्या लगाया होगा, या लो 10,000 रुपए, या तो 20,000 रुपए, या तो 50,000 रुपए, चलो 10,000 रुपए मान लेते हैं। तो 10,000 रुपए में क्या लाया होगा, सिलेंडर लाया होगा, चाय लाया होगा ना, केतली लाया होगा, दूध लाया होगा, ठीक है, और एक बोर्ड लगाया होगा, ठीक है, क्या, एमबीए गुरु, ठीक है, या एमबीए चाय वाला, ठीक है ना। अब वो बोर्ड लगा दिया और रोज वीडियो डालने लग गया ना, कि मैं एमबीए किया हुआ हूँ, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, चाय बेच रहा हूँ। अब उसका नाम जो है क्या हो गया, सोशल मीडिया पर फेमस हो गया, वायरल हो गया, ठीक है। अब वो क्या करने लगा कि जैसे ही उसका नाम हो गया, वो क्या करने लग गया, फ्रेंचाइजी देने लग गया। फ्रेंचाइजी समझते हो, नाम वही होता है लेकिन वो ना चलाकर कोई दूसरा आदमी चलाता है, और उसके बदले में उस कंपनी के ऑनर को क्या कर देता है, पैसा दे देता है। जैसे तुमने केएफसी का नाम सुना है, केएफसी जितने भी इंडिया में चलाने वाले हैं, ठीक है, सब इंडिया के लोग हैं, ठीक है, लेकिन केएफसी का मालिक कौन है, केएफसी का मालिक है ही नहीं, मर चुका है वो, ठीक है। और केएफसी स्टार्ट करने वाला जब स्टार्ट किया था तो 65 साल के एज में स्टार्ट किया था, कितने साल में, 65 साल। सोचो क्या डिटर्मिनेशन रहा होगा, पूरी जीवन बेचारा परेशान रहा, बीवी छोड़ के चली गई ना, बच्चे अनाथ हो गए ना, वो बेचारा खुद डिप्रेशन में रह गया ना, 3-4 बार मरने की कोशिश किया लेकिन मरा नहीं, ठीक है। 65 साल के एज में उसको लगा कि मैं ना चिकन बहुत बढ़िया बनाता हूँ, ठीक है। केएफसी का मतलब है किचन फ्राइड चिकन, ठीक है, क्या है, किचन फ्राइड चिकन। और उसने पहली बार चिकन को क्या करके, फ्राइड करके बेचना स्टार्ट किया, और स्टार्ट किया तो लोगों को इतना टेस्ट आया, ठीक है,
कि आज देखो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है KFC, ठीक है ना। तो वो जो पूंजी उस टाइम लगाया होगा, ठीक है, कितना लगाया होगा, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, या मान लो अमेरिका का था तो कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन क्या आज उसकी बिजनेस की कीमत 1 लाख रुपए है? 1 करोड़ का तो सिर्फ फ्रेंचाइजी देता है वो, ठीक है। और 1 करोड़ फ्रेंचाइजी लेने के बाद बोलता है आप स्टोर स्टोर खुद अपना खुद से तैयार कीजिए, सिर्फ मैं आपको रेसिपी दूंगा आपको, ठीक है, कि कैसे ये चिकन फ्राइड बिचेगा और कैसे लोग आकर इसको खाएंगे। अब जैसे ही तुम KFC के रास्ते से जाता है, तुम्हें एक बड़ा सुगंध बढ़िया वाला आता है, देखा है तुम लोग ना, और तुम्हें लगता है कि बस आज जाकर बर्गर खा ही लें या फिर चिकन खा ही लें। ऐसा होता है कभी, फील किया है कभी? वो लोग एक केमिकल ऐसा कुछ उसमें मिलाते हैं ना, जिससे वो खुशबू हवा में मिलती है, ठीक है, और लोगों के दिमाग को हिट करती है और उनको लगता है कि क्या, जाकर खा ही लेते हैं, ठीक है ना। तो जो बिजनेस में उस टाइम पैसा लगाया, ठीक है, और बिजनेस का आज जो वैल्यू है, उस पर जो गेन हुआ है, जो मुनाफा हुआ है, उस पर टैक्स देने अगर पड़ जाए तो क्या होगा, कैपिटल गेन टैक्स। हाँ, हम्म, तो ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, ठीक है ना। अगर तुरंत अगर मुनाफा हो जाए, जैसे आदमी क्या करता है, शेयर भी खरीदता है ना और बेचता है, तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म मुनाफा होता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया ना। और जो लंबे समय के बाद बेच रहा है, तो दो तरह का कैपिटल गेन होता है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपको तब पढ़ना होगा जब आप CA की पढ़ाई करेंगे और किसी का रोज क्या करेंगे, रोज ना अकाउंट बनाएंगे। आ रही बात समझ में? आप लोगों को अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है, सिर्फ जानना है कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा है और डायरेक्ट टैक्स होता क्या, ठीक है। तो कैपिटल गेन टैक्स समझ में आया। अगर KFC का मालिक, ठीक है, अभी जो 10,000 में बिजनेस स्टार्ट किया था, अभी अगर अपना MBA चाय वाला अगर बेचेगा तो क्या 10,000 रुपए में बिकेगा? नहीं, लेकिन पैसा उसने कितना लगाया था, सिर्फ 10,000 रुपए। तो जो कैपिटल पर गेन हुआ उस पर टैक्स देना क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स। आगे बात समझ में? कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ हाउस रेंट टैक्स। जो आपको हाउस रेंट पर है तो रेंट पे दिया जाएगा, और उस पर भी पैसा आएगा तो उस पर भी टैक्स देना होगा, और वो टैक्स कौन सा होगा, डायरेक्ट टैक्स होगा ना। जैसे सुनो, तुमने कभी देखा है, कभी गए हो बड़े बड़े पहाड़ी वाले एरिया में, जैसे शिमला में ना, फिर या फिर जम्मू में या फिर उत्तराखंड में, तो बड़े बड़े रिजॉर्ट बने होते हैं ना, ठीक है। और उस रिजॉर्ट में ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनको ठीक होना नामुमकिन टाइप का होता है, लेकिन वो रिच फैमिली से इतने होते हैं तो पूरे रिजॉर्ट तो क्या कर लेते हैं, किराए पर ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर हवा अच्छा है ना, ठीक है, मतलब वातावरण बहुत बढ़िया है, इसलिए उनको वहां रखा जाता है ताकि वो ठीक हो जाए ना। तो उस पर जो, उस हाउस पर जो रेंट मिल रहा है, वो हाउस रेंट भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा, और वो कौन सा अकाउंट में आएगा, तो डायरेक्ट अकाउंट में आएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो अगला है कौन, अदर सोर्सेज। मैंने आपको कल समझा दिया था अदर सोर्सेज में कि KBC में भी अगर पैसा जीतोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। Dream11 पर भी पैसा जीतोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिन पहले भारत सरकार ने Dream11 को क्या कर दिया, बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया? क्योंकि बच्चे बिगड़ रहे थे ना, बच्चे पढ़ाई छोड़कर Dream11 पर क्या कर रहे थे, पैसा लगा रहे थे ना, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, जितने भी पैसा लगाने वाले ना ऐप थे वो सारे क्या हो गए, बैन हो गए, ठीक है ना। तो ये था, और क्या था, कसीनो, ठीक है। कसीनो में भी अगर आप पैसा जीतोगे तो आपको टैक्स देना होगा, और वो टैक्स कौन सा होगा, डायरेक्ट टैक्स होगा। आगे बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट है हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी में अगर आपने पैसा लगाया और आप जीत गए तो उस पर भी आपको क्या करना है, टैक्स देना है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट है क्या, लॉटरी। लॉटरी में भी अगर आपने पैसा लगाया और आप जीत गए तो आपको भी उस पर क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। आगे बात समझ में? चलो, तो अब मुझे ये बात बताओ जरा कि
गिफ्ट टैक्स कौन सा टैक्स है? गिफ्ट, उपहार कर। डायरेक्ट सारा देख लिया ना तुम लोगों ने, और इनडायरेक्ट तुम्हें पता है कि जो इसमें नहीं होगा सारा क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा, कल बताया भी था। तो बताओ गिफ्ट टैक्स कौन सा है? सोचो और बढ़िया से, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। हाँ हाँ, जो गिफ्ट खरीदेगा वो भरेगा, ठीक है ना। जैसे अभी तुम लोगों ने सुना होगा कि राधिका मर्चेंट ना, कौन है राधिका मर्चेंट? हाँ, अनंत अंबानी की वाइफ ना। तो उसको अनिल अंबानी ने और मुकेश अंबानी ने तो गिफ्ट दिए होंगे, भाई चाचा हैं और ससुर हैं तो देंगे ना। तो मुकेश अंबानी ने उसको क्या कर दिया? रोल्स रॉयस गिफ्ट में दे दिया। तो टैक्स कौन भरेगा? राधिका मर्चेंट के मुकेश अंबानी? मुकेश अंबानी, ठीक है। तो जो टैक्स भरेगा, ठीक है, ठीक है, जो गिफ्ट देगा, तो इसलिए क्या होगा ये? इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? डायरेक्ट। आगे बात समझ में, ठीक है। हाँ, लेकिन जब वो कार खरीदा गया होगा तो कहाँ खरीदा होगा? इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है रोल्स रॉयस, अब कंपनी रोल्स रॉयस की इंडिया में भी आ गई है, ठीक है ना। तो अभी तक तो कहाँ से आया होगा? बाहर से आया होगा, ठीक है। तो रोल्स रॉयस का एक सिंपल सा फंडा है कि वो किसी को गाड़ी देने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करता है, ठीक है ना, कि इस गाड़ी को अच्छे से रख भी पाएगा या नहीं ना। पता है ना तुम्हें रोल्स रॉयस कितने लोगों के पास है इंडिया में? बहुत कम लोगों के पास ना, एक अजय देवगन के पास है शायद, और एक अमिताभ बच्चन के पास है, ठीक है। शाहरुख खान के पास भी रोल्स रॉयस नहीं है, ठीक है। शाहरुख खान ऐसा नहीं खरीद नहीं सकता है, ठीक है, हो सकता है वो उसकी पसंद ना हो, ठीक है ना। तो अगर रोल्स रॉयस कोई गिफ्ट में दे रहा है, ठीक है, तो वो टैक्स भी भरेगा, और वो टैक्स कौन सा होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा। आगे बात समझ में? तो बताओ फिर सीन टैक्स कौन सा टैक्स है? सीन मतलब पाप, सुना है ना। अरे तुम सीनर है, तुम तो पापी है। हाँ हाँ, डायरेक्ट मतलब पाप करने के लिए भी डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा पाप होगा? हाँ, स्मगलिंग। स्मगलिंग, स्मगलिंग पर टैक्स लगेगा, सीधा जेल जाएगा। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सीन टैक्स वो टैक्स है ना जो दारू पर, सिगरेट पर, बीड़ी पर, तंबाकू पर, इन सब पर लगते हैं ना। और तुम देखिए ना, घर में अगर पापा आ जाए कभी दारू पीकर, तो मम्मी क्या कहती है? पापी आदमी कहीं के, ना कहती है ना। या फिर तुम चले जाओ कभी बियर पी के घर में, ठीक है, मम्मी अरे पापी कैसे घुस गया रे घर में, देवता वाले घर में कैसे घुस गया तू ना। इसका मतलब क्या है? दारू पीना पाप है ना, इसीलिए इसको पाप कर वही बोला जाता है, ठीक है ना। और पाप कर को किस में रखा गया इस बार जीएसटी में? कितना पता है? 40%, ठीक है। मतलब बीड़ी सिगरेट ये सब पर कितना लगा दिया गया है? 40%, ठीक है। तो अब ना, अगर कोई शराब खरीदने जाएगा तो अब उसको क्या देना होगा? एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। पहले 28% या 18% जो भी लगता था, अब सीधा कितना हो गया है? 40%, ठीक है। तो ये कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। आगे बात समझ में? क्योंकि अगर तुम जाते हो ना क्या करने? बीड़ी खरीदने ना, तो कोई अगर बीड़ी खरीदने जाता है तो कितना देता है बीड़ी वाले को, दुकानदार भैया को? या तो 5 रुपए या तो 10 रुपए ना, जो बीड़ी का प्राइस होगा, ठीक है। क्या कभी पूछता है कि इस पे टैक्स और कितना देना है? नहीं, वो पहले ही से उसमें क्या होता है? इंक्लूसिव होता है, इंक्लूड होता है, ठीक है। तो जो पहले ही से उसमें टैक्स लगा हुआ वो कौन सा टैक्स होगा? इनडायरेक्ट टैक्स। कभी तुमने पेन खरीदा है ना, तो पेन वाले से पूछते हो कि भैया 5 रुपए का पेन है तो क्या 6 रुपए देना है क्या? 1 रुपया टैक्स भी देना है क्या? नहीं, ठीक है ना। 5 रुपए का पेन है तो 5 रुपया ही देना है, लेकिन पहले ही का गवर्नमेंट का उसमें टैक्स लगा हुआ है। वैसे ही अगर फोन खरीदते हो तो सेम है, ठीक है ना। तो जितने भी ऐसे टैक्स हैं जिन पर आपके पॉकेट पे प्रभाव ना पड़े, वो कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और जिससे आपके पॉकेट पे प्रभाव पड़े वो कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना।
देखो इनकम टैक्स देने से पॉकेट पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है ना। ठीक है, बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस पर पैसा देना पड़ रहा है, पॉकेट पर प्रभाव पड़ रहा है ना। वैसे ही प्रोफेशन पर, वैसे ही कैपिटल गेन पर, वैसे ही हाउस रेंट पर, वैसे ही अदर सोर्सेज पर। ठीक है ना। तो इस तरह के अगर टैक्सेज हैं और इनको छोड़कर जितने भी टैक्सेज आपको मिलते हैं तो उस पर क्या देना होगा आपको? इनडायरेक्ट टैक्स देना होगा। ठीक है, चलो तो एक और बता दो जरा, और ये जो बताएगा उसको एक चॉकलेट। वेल्थ टैक्स कौन सा टैक्स है? वेल्थ। हम्म, बताओ बताओ बताओ। दो डायरेक्ट वोट आए हैं और दो डायरेक्ट आए हैं। डायरेक्ट, बहुत बढ़िया। और वेल्थ टैक्स का मतलब है ना कि आपको क्या मिल जाना? धन मिल जाना। ठीक है, अब वो धन कहीं से भी मिल सकता है अचानक। ठीक है, जैसे तुमने अपना घर का क्या किया? खुदाई स्टार्ट कराया। ठीक है, और घर को अब सोचे कि हम बढ़िया बनाते हैं थोड़ा सा पहले से अच्छा। और ये घर कितना पुराना था? तुम्हारे 3 पीढ़ी से आज तक इसमें घर नहीं बना था, पुराना घर था। और जैसे ही तुमने पिलर के लिए घर को खोदना स्टार्ट किया, घड़ा मिल गया बड़ा बड़ा 4-5। ठीक है, और उसमें 3-4 सांप फोकार मार रहे थे। हाँ, और उसके बाद उसमें सोने चांदी क्या हुए थे? भरे हुए थे। ठीक है, तो इस पर भी तुम्हें टैक्स देना होगा, और ये टैक्स कौन सा होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा। आगे बात समझ में? ठीक है, और अगर वहां पर सोने के खदान निकल जाते तो गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेता ना, और वहां पर माइंस बना देता। ठीक है ना, अगर खदान निकल जाएगा तो फिर गवर्नमेंट खोदने लग जाएगा ना, और आपको वहां से क्या कर देगा? भगा देगा, कहीं और जाके आप रह लीजिए। ठीक है, आगे बात समझ में? आपके घर के जमीन का मुआवजा मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको रोड पर कर देगा गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो ये वाला टैक्स कौन सा होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये जो टैक्स है आपका, जो हो सकता है आपके पूर्वज आपकी छुपा के गए हो ना, या हो सकता है, ठीक है, उस टाइम में किसी राजा महाराजा का वहां घर बना हुआ हो। ठीक है, और अब आपने खोदना स्टार्ट किया तो आपको क्या मिल गया? वेल्थ मिल गया। आगे बात समझ में? तो इस तरह के खुदाई के दौरान कोई भी मिले हुए पैसे अगर आपको मिल जाते हैं तो उस पर भी टैक्स देना होगा, और वो टैक्स कौन सा होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा। ठीक है, एक लिमिटेड तक ना। अगर बहुत बड़ा अमाउंट में पैसा मिल जाता है तो फिर सरकार उसको क्या कर लेगा? एक्वायर कर लेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो, तो अभी तक के जितने टैक्स थे समझ में आ गया? ठीक है, तो बताओ फिर एक्साइज ड्यूटी कौन सा टैक्स है? एक्साइज ड्यूटी। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी होता क्या है? हम्म, दो तरह के टैक्स होते हैं ना। अगर कोई विदेशी सामान हमारे इंडिया में बिकने आ रहा है तो उस पर या तो एक्साइज लगेगा या तो कस्टम लगेगा। कस्टम लगेगा जो हवाई जहाज से होकर सामान आएगा, और जो एक्साइज लगेगा जो पानी वाले शिप से होकर आएगा। ठीक है ना। तो देखता है ना, व्हाइट व्हाइट ड्रेस में रहते हैं कि नहीं, समुद्र के किनारे रहते हैं ना, तो वो यही तो देखते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है उस पर टैक्स लगा है कि नहीं लगा है। अगर वो टैक्स देकर सरकार को नहीं आ रहा है मतलब क्या है? स्मगल होकर आ रहा है ना। बहुत सारे मूवी बनते हैं, देखता है ना, उस पर स्मगलर लोग क्या करते हैं। एक तो अभी पिछले बार एक लड़की थी ना, अपने पेट में ना शायद कुछ सोना इतना डाल के ले आई थी ना कि वो पकड़ में ही नहीं आई। ठीक ना। तो ऐसे रोज का उसका बना हुआ था, पेट में अपना सोना डाल के ले आती थी ना। क्यों? क्योंकि वो क्या करती थी? स्मगल करती थी ना। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बार उसको पकड़ लिया। ठीक है, तो अगर आप टैक्स देकर नहीं लाओगे तो क्या कहलाओगे? स्मगलर कहलाओगे, और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत अभी तक टैक्स में? आप पहचान लोगे कौन सा टैक्स डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट? सच में? चलो, तो एक और बता दो जरा। रोड टैक्स।
रोड रोड टोल टोल प्लाजा पे जाते हो ना, देते हो कि नहीं देते हो टैक्स? हाँ, जब गाड़ी लेकर जाते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो टोल टैक्स देना पड़ता है ना, तो बताओ कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट। आगे बात समझ में? अब क्लियर है सारा, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, इनडायरेक्ट कैसे है? हाँ ठीक है, वो आप जिसको देते हैं, ठीक है, वो अपने ठेकेदार को देते हैं, ठेकेदार किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। तो इससे आपके जेब पर प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। देना है देना है, जाना है जाना है, ठीक है ना। तो ये किसको देते हैं आप? ठीक है, किसको देते हैं? तो वैसे ही सिमिलरली जैसे आप इंटरटेनमेंट टैक्स, मूवी का टिकट देने लेने जाते हैं ना, तो किसको देते हैं? थिएटर वाले को। थिएटर वाला किसको देता है? वैसे ही किसी रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने जाते हैं तो क्या देते हैं? जीएसटी देते हैं ना, ठीक है। तो जीएसटी क्या होता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, ठीक है। और जीएसटी के भी क्या है? पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? एस जीएसटी, सी जीएसटी और आई जीएसटी, ठीक है। एस फॉर स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आई फॉर बताओ? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल काहे के लिए टैक्स देगा भाई? हाँ, आई फॉर इंटीग्रेटेड ना, जब दोनों कंबाइंड लगते हैं, ठीक है ना, तो इंटीग्रेटेड। जीएसटी से पहले इसका नाम वैट हुआ करता था। क्या हुआ करता था? वैट। व्हाट स्टैंड फॉर वैट? वैट का फुल फॉर्म बताओ? वैल्यू एडेड टैक्स। इंडिया में सबसे पहले वैट लगाने वाला स्टेट का नाम हरियाणा है। क्या है? हरियाणा, ठीक है। और सबसे पहले लगाने वाला देश कौन सा है? तो फ्रांस। कौन है? फ्रांस। याद रहेगा। जीएसटी में सबसे ज्यादा जो टैक्स देने वाला स्टेट है वो है कौन? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। सबसे कम जीएसटी देने वाला स्टेट कौन सा है? बिहार, ठीक है। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पैसा आने वाला टैक्स के रूप में किससे है? जीएसटी से, ठीक है। कितना परसेंट? 19% टोटल टैक्स का, ठीक है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? जीएसटी, ठीक है। ये डेटा समझ में आ रहा है? 100% में सबसे ज्यादा कौन देता है? 19% जीएसटी, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो, कल मैंने टैक्स के बाद रिवेन्यू में बोला था कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को जो पैसा आने वाला है कहां से आता है? इंटरेस्ट से, ठीक है। तो इंटरेस्ट चार्ज करने वाला कौन है? ऑटोनोमस बॉडी इंडिया में एक ही है। ऑटोनोमस बॉडी समझ रहा है ना? कौन सा बॉडी है ऑटोनोमस बॉडी? हाँ, इंडिया का वैसा कौन सा ऑटोनोमस बॉडी है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है और गवर्नमेंट को इंटरेस्ट ला कर देता है? कौन है ऐसा बॉडी? बैंक। कौन सा बैंक? आरबीआई, ठीक है ना, लिख लो आरबीआई। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1935 में।
1 अप्रैल को, ठीक है। आरबीआई एक्ट कब बना? तो 1934 को, ठीक है। पहले एक्ट बनेगा, ठीक है, और फिर एस्टैब्लिशमेंट होगा, ठीक है ना। 1 अप्रैल। फाइनेंशियल ईयर पता नहीं है तुझे? फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जितने भी ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे उनका एस्टेब्लिशमेंट जब भी होगा कब होगा? 1 अप्रैल को होगा ना। किसी भी बैंक वैंक का उद्घाटन देखा गया ना ज्यादातर, तो कब होगा? 1 अप्रैल को होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट करते हैं ना। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। खत्म कब हो जाता है? 31 मार्च को। 4 क्वार्टर चलते हैं इसके, ठीक है ना। और चारों क्वार्टर में देखा ना, सारे कंपनी अपना अपना क्या देता है? नेट प्रॉफिट दिखाता है कि इस बार घाटा हुआ है, इस क्वार्टर में कि लॉस हुआ है, ये दिखाता है ना, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल ईयर को लेकर ही चलते हैं, ठीक है ना। अब आरबीआई जब एक्ट बना, ठीक है, कब? तो 1934 में। तो जो एक्ट बना होगा तो इस कानून में कुछ लिखाई किया गया होगा ना कि कैसे कानून है, कैसे चलेगा, कैसे बैंक चलेगा ना, बैंक के क्या क्या रूल रेगुलेशन होंगे, ये सब बना होगा ना, ठीक है। तो इस एक्ट में सबसे पहले लिखा गया किसके बारे में? बैंक रेट के बारे में। किसके बारे में? बैंक रेट के बारे में। कौन बताएगा आप लोगों में से बैंक रेट क्या होता है? जिस रेट पर बैंक इंटरेस्ट क्या करता है? लेता है। किससे? बोरोवर से। कौन बोरोवर से? बैंक का बोरोवर्स कौन है? आरबीआई। हाँ, जितने भी बैंक हैं ना, सब पैसा किससे लेंगे? अपने पापा से ही तो पैसा लेंगे। सारे बैंकों का पापा कौन है? आरबीआई, ठीक है ना। तो जिस रेट पर ना सारे बैंक पैसा लेंगे आरबीआई से, उस रेट को क्या बोलेंगे? बैंक रेट। लिखो, बैंक रेट आर दोज रेट, बैंक रेट आर दोज रेट which is charged by RBI to its commercial bank, charged by RBI to its commercial bank for the long term, for the long term, ठीक है। लॉन्ग टर्म का मीनिंग है यहां पर मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। और अभी बैंक रेट कितना है? कितना है? 5.6%, ठीक है। हाँ, ये रेट है ना, जिस रेट पर सारे एसबीआई, पीएनबी, लेना बैंक, देना बैंक, टेना बैंक, जितने भी बैंक है ना, वो सारे पैसा लेंगे किससे? आरबीआई से, ठीक है। अगर मान लो उन्होंने कितना लिया? 100 करोड़ रुपए लिया। कितना लिया? 100 करोड़ रुपए। तो 5 लाख ना 60,000 रुपए उनको क्या देना होगा? सालाना उनको इंटरेस्ट देना होगा। टैक्स नहीं देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। इंटरेस्ट मतलब आप कभी ब्याज पर पैसा लिए हो? घर में अगल बगल में कहीं देखे हो? देखते हो ना, घर के बगल जैसे चलाते हैं ना पैसा, कि अगर आप 100 रुपए ले रहे हो तो 100 रुपए पर कितना लेंगे? 1 रुपया लेंगे या 2 रुपया लेंगे या 5 रुपया लेंगे। तो वो क्या लेते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं। उसको ब्याज बोला जाता है ना। कोई आपको अपना पैसा क्यों देगा? वो उससे कुछ कमाएगा तभी तो आपको देगा ना, नहीं तो अपना पैसा आपको क्यों देगा?
तो वैसे ही आरबीआई का ये अपना पैसा है, वो आपको क्यों देगा? जब वो उस पर इंटरेस्ट कमाएगा। तो वो इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है? 5.6%। तो सारे जो बैंक हैं, क्या वो इतना ही पर देंगे? नहीं, वो हमें कितना पर देंगे? इससे ज्यादा पर देंगे। तब तो वो भी कमाएंगे, तभी तो उनका रेंट और इतना सारा जो एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, सर्वर का जो पैसा है, इतना जो क्या बोलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, जो पैसा डालते रहते हैं एटीएम में, एटीएम का मशीन है, ये सब कैसे आएगा? वो आपसे ही तो कमा कर ये सब चीजें करते हैं। ठीक है ना? आगे बात समझ में? तो ये है बैंक रेट। ठीक है। दूसरा होता है रेपो रेट। क्या होता है? रेपो रेट। कौन बताएगा रेपो रेट क्या होता है? बहुत बढ़िया। इसमें और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है क्या, कि ये अगर आपको रातों रात पैसा लेना है, या 6 महीने के लिए पैसा लेना है, या 1 साल से कम के लिए पैसा लेना है, तो सारे बैंक किस रेट पर पैसा लेंगे? रेपो रेट पर। ठीक है, लिख लो, रेपो रेट आर दोज रेट repo rate are those rate which is charged by RBI, which is charged by RBI to its commercial bank for the short term, for the short term। और शॉर्ट टर्म का मतलब लिख लीजिएगा, लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर। ठीक है। अभी रेपो रेट कितना है? 5%। ठीक है। रेपो का भी फुल फॉर्म है, लिख लीजिएगा, रीपर्चेजिंग पावर ऑप्शन। रीपर्चेजिंग पावर ऑप्शंस। रिवर्स रेपो रेट। बताइए, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? सुने हैं ये वर्ड कभी? न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे, वो भी कौन सा? तो फाइनेंशियल वाला ना, एक फाइनेंशियल वाला पेज आता है ना, तब आपको ये सब कहीं वर्ड सुनने के लिए मिलेगा। ठीक है, बताइए इधर देवी लोग, रिवर्स रेपो रेट। बहुत बढ़िया। ठीक है, जितना बैंक के पास लिक्विडिटी होगा ना, वो लिक्विडिटी गवर्नमेंट के हिसाब से ना, जो इस एक्ट में बनाए गए हैं, उतना अपने पास लिक्विडिटी रखना है। उसके बाद किसको दे देना है? बैंक को दे देना है, आरबीआई को दे देना है। ठीक है, और उसके बदले में आरबीआई आपको क्या देगा? एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, जिसको बोलते हैं क्या? रिवर्स रेपो रेट। अभी कितना है? तो 3.35%। कितना है? 3.35%। बताते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, हाँ जी। देखो, रिवर्स रेपो रेट को समझने से पहले हम पहले समझते हैं क्या? SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। STATUTARY, स्टैट्यूटरी
लिक्विडिटी, LIQUIDITY, लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी का मतलब है यहां पर संवैधानिक या वैधानिक, ठीक है। और ये जो है ये रहना चाहिए कितना, 18%। कितना, 18%, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आपको लिक्विडिटी रखने का अधिकार सिर्फ कितना है, 18%, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हमें जानना है कि लिक्विडिटी क्या होता है। आप बताइए, व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी क्या होता है? बोलो कृष्णा, क्या होता है लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का सिंपल मतलब होता है ना कि कोई भी ऐसा चीज जो तुरंत पैसे में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एनीथिंग विच इज क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड नियर टू कैश ना। जैसे सोना लेकर तुम जाओ ना सुनार के दुकान पर, सोने की दुकान पर, वो क्या करेगा, तुरंत तुमको कैश दे देगा ना, ठीक है। तो क्या बैंक भी सोना रख के लोन देता है? देता है ना। तो उसको टोटल कैपिटल का अपना कितना रखना है, 18% ही लिक्विडिटी रखना है, ठीक है। जैसे उस मालिक ने, बैंक वाले ने अगर 100 करोड़ से बिजनेस अपना स्टार्ट किया है, बैंक स्टार्ट किया है, तो उसको 18% ही क्या रखना है, लिक्विडिटी रखना है, ठीक है। अगर 18% से ज्यादा हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, क्योंकि बैंक चला रहा है तो वो तो होगा ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि फिक्स 18% ही रहेगा। लोग तो आकर उसको देकर सोना चांदी तो लोन लेंगे ही ना, ठीक है। तो उससे ज्यादा जैसे ही होगा वो किसको दे देगा, आरबीआई को दे देगा। आगे बात समझ में। और आरबीआई उसके बदले में जो रेट देगा वो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट होगा। आगे बात समझ में। तो लिख लो अब रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट आर दोज रेट, reverse repo rate are those rate which is given by RBI, which is given by RBI to its commercial bank on behalf of liquidity, on behalf of liquidity। और लिक्विडिटी को नोट में एक डिफिनेशन लिख लेना, एनीथिंग विच इज क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड नियर टू कैश इज कॉल्ड लिक्विडिटी। एग्जाम्पल में डाल लेना गोल्ड, एग्जाम्पल में डाल लेना चेक, एग्जाम्पल में डाल लेना डीडी। डीडी स्टैंड फॉर डिमांड ड्राफ्ट्स, ठीक है। ये सब ऐसे क्या है, लिक्विडिटी है जो तुरंत पैसे में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, गोल्ड बोला तो एग्जाम्पल, गोल्ड के बाद चेक, CHEQUE, चेक। चेक देखे हो ना, चेक जो बैंक में चेक चलता है, ठीक है ना, वो भी क्या है, लिक्विडिटी है। आगे बात समझ में, ठीक है। अगर चेक दोगे बैंक में तो क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले पैसा अकाउंट में होना चाहिए, ऐसे ही नहीं पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो वो बाउंस, चेक बाउंस नहीं होता है, बॉल थोड़ी है जो बाउंस हो जाएगा। ऐसे चेक फेंकेगा तो चेक बाउंस होगा। चेक डिजोनर होता है, क्या होता है, डिजोनर ना। जिनको नहीं आता है, गधे लोग, उसको बाउंस बुलाते हैं कि बाउंस हो गया, ठीक है। जो फाइनेंशियल टर्म है वो यूज होता है डिजोनर होना ना। मतलब जो मालिक था उसका, उस मालिक के अकाउंट में पैसा नहीं रहा तो क्या हो गया, ऑनर खत्म हो गया, ऑनरशिप क्या हो गई, खत्म हो गई, तो क्या हो गई, डिजोनर हो गया। आगे बात समझ में। बाउंस कभी वर्ड मत बोलना, पढ़े लिखे लोग बाउंस वर्ड नहीं यूज करते हैं, वो करते हैं डिजोनर, ठीक है। इवन बैंक में भी जाएगा ना तो बैंक के जो गधे होते हैं वो भी बोलते हैं आपका चेक तो बाउंस हो गया,
बाउंस का बॉल फेंका धोनी ने जो बाउंस हो गया, ठीक है, क्या होता है, डिजॉनर होना, ठीक है ना। और इसके लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना है, ठीक है, कब, 1881 में, ठीक है ना, कि अगर आपका चेक बाउंस कर जाता है तो इसके लिए आपको सजा का भी प्रावधान है, ठीक है। कौन से, तो 138 में, ठीक है। अगर चेक आपका क्या हो जाता है, डिजॉनर हो जाता है, तो जिसको आपने चेक दिया था वो चेक वाला जाकर बैंक कोर्ट में आपके ऊपर केस भी कर सकता है। और जब केस कर देगा तो फिर तारीख पर तारीख चलेगी ना, और आप बोलेंगे कि मैंने तो इनको जी चेक जो है ना सिक्योरिटी के रूप में दिया था, ठीक ना, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इस चेक को मेरे से बिना पूछे क्या कर दिया, बैंक में लगा दिया, और चेक क्या हो गया, डिजॉनर हो गया, ठीक है। तो मैंने तो इनको चेक के लिए मना पहले से ही कर रखा था, सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर दिया था, ठीक है ना। तो जज इस बात को सुनेगा, समझेगा कि कितनी सच्चाई है, ठीक है। अगर सच्चाई है तो बोलेगा कि ठीक है, आप इनका पैसा, आपको देना है ना, आप इनको पैसा दे दीजिए, ठीक है। तो वो टाइम देगा कि इतने टाइम में आप इनका पैसा दे दीजिए, ठीक है। अगर नहीं देते हैं तो फिर आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा, पेनाल्टी लगाया जाएगा, ठीक है। और ये जो होता है, ये जो होता है ना, ये सिविल कोर्ट में जाता है, किसमें जाता है, सिविल कोर्ट में ना। ये क्या बोलते हैं, ये क्रिमिनल केस नहीं माने जाते हैं, ठीक है ना। जैसे क्रिमिनल केस क्या होता है, किसी को एबडक्ट कर लेना, एबडक्ट करना मतलब उठा लेना ना, बंदी बना लेना, ठीक है, या फिर किसी के गले पर ना क्या मार देना, छुरी मार देना या चक्कू मार देना, ये सब क्या हो जाएगा, क्रिमिनल केस आ जाएंगे ना। लेकिन ये क्रिमिनल केस में नहीं आता, ये किस में आता है, सेमी क्रिमिनल में आता है। किस में आता है, सेमी क्रिमिनल, मतलब आधा क्रिमिनल है आधा क्रिमिनल नहीं है, और ये सिविल कोर्ट में केस जाते हैं। आगे बात समझ में, तो चेक वाला भी चीज समझ में आ गया आपको। जैसे चेक होता है वैसे ही डिमांड ड्राफ्ट होता है। क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी सुने हम आप लोग ना। चेक में क्या होता है कि आपने चेक काट के दे दिया और अपने ना वो कहीं भी जाकर अपने बैंक से निकाल लेगा, लेकिन उसका क्या है एक नियम कि उसमें आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। लेकिन अगर आपने डीडी बनाया है, ठीक है, तो डीडी एकदम पुख्ता सबूत है, वो पैसा अकाउंट में होगा तभी डीडी बनेगा, नहीं तो डीडी बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। अभी होता क्या था, डीडी बनाने का रीजन क्या कब से चला, कि जैसे ही भारत आजाद हुआ, या भारत आजाद नहीं भी था, अब देखो ये एक्ट बना कब है, 1881 में। मतलब कौन था उस टाइम, भारत को कौन चला रहा था, अंग्रेज, ठीक है ना, अंग्रेज चला रहे थे। तो उस टाइम होता क्या था कि अगर कोई पैसा लेकर जा रहा है, ठीक है, और रास्ते में डाकू मंगल सिंह मिल गया, तो क्या करेगा डाकू मंगल सिंह, सारा पैसा छीन लेगा, ठीक है, और वो व्यापारी क्या हो जाएगा बेचारा, रोड पर आ जाएगा ना। तो उस टाइम ये नियम बनाए गए कि आप डीडी बना लीजिए ना, और डीडी बना कर लेके जहां जाना है जाइए, आपको कौन पूछने वाला है ना, जिसके नाम पे बना है उसी के अकाउंट में पैसा जाएगा ना। अब जैसे मैंने डीडी हिमांशु के नाम पे बनाया, तो अब हिमांशु के ही पैसा मिलेगा, तुम लोग मुझे कितना भी मार लो पीट लो रास्ते में मुझे पकड़ कर ना, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डीडी बन चुका है। तो हिमांशु को मिलेगा तो हिमांशु ही इसको भुना सकता है, और कोई भुना नहीं सकता, ठीक है। तो उस टाइम डीडी बनाया गया। आगे बस समझ में, क्यों, क्योंकि डाकू पैसा छीन लेते थे ना, और डीडी को बनाने में बैंक आपसे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करता है ना। जैसे अगर 100 रुपया का डीडी है तो बैंक आपसे चार्ज करेगा, कितना करेगा, 102 रुपये ना, 2 रुपया अपना क्या करेगा, वो पैसा जो आपका यहां से वहां पहुंचा रहा है ना, उसका क्या ले रहा है, वो किराया ले रहा है ना, अपना खर्चा ले रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है। डीडी के जैसा ही ना एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये सब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आते हैं ना। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि मैंने ना एक बिल बना कर दिया, ठीक है, और आपने क्या करा, उस बिल को ना किसी दुकानदार को ले जाकर जमा कर दिया, ठीक है। तो जमा कर दिया तो उस दुकानदार से मुझे पैसा लेना था, उस दुकानदार ने आपको क्या कर दिया, उस बिल के बदले आपको पैसा दे दिया। तो ये क्या हो गया, बिल का क्या हो गया,
एक्सचेंज हो गया, मतलब पैसा का भी एक्सचेंज हो गया, व्यापार भी चल गया, ठीक है। तो इसके लिए भी गलती करने पर सजा किसमें है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, ठीक है। एक प्रोमेसरी नोट्स होता है, ये अब चलते नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी अब नहीं चलता है और प्रोमेसरी नोट्स भी नहीं चलता है, ठीक है। प्रोमेसरी नोट्स में क्या होता था कि जैसे नोट पर लिखा होता है ना कि मैं अपने धारक को 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूं। नोट पर देखा है ना तुमने, लिखा है ना, नोट पर देखना, बहुत सारे लैंग्वेज में लिखे होंगे ना, कितने लैंग्वेज में लिखे होते हैं देखना, उसमें हिंदी में लिखा रहेगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा, कन्नड़ में लिखा रहेगा ना, तमिल में लिखा रहेगा, बहुत सारे लैंग्वेज में नोट पर देखना लिखा रहेगा। वैसे ही प्रोमिसरी नोट्स क्या होता था कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को प्रॉमिस करके लिखता था कि मैं इनको 5,000 रुपए देने का अदा करता हूं, ठीक है। और तुम व्यापारी किसको दे दिया, किसी तीसरे व्यापारी को, तीसरा व्यापारी किसको दे दिया, चौथे व्यापारी को ना, और चौथा व्यापारी से पैसा किसको लेना था, मुझे। तो मेरा वाला प्रोमिसरी नोट्स फिर मेरे पास ही आ गया और पैसा भी लेन देन का काम क्या हो गया, चल गया। आ गया बात समझ में। तो अब ये सब चीजें यूज नहीं होता, ये पहले होता था जब सुनो 1881 में जब चीजें बनी थी तब। अब सिर्फ करता है क्या, चेक और डीडी। अब वो भी नहीं चलने लगे, अब सीधा बोलता है भैया यूपीआई कर दो ना, क्या बोलता है, यूपीआई कर दो, स्कैनर भेज रहा हूं, स्कैनर पर पेमेंट कर दो ना। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे वो कॉलेज हैं जो डीडी ही लेते हैं। जैसे तुम लोग अगर आईआईटी कॉलेज में जाएगा एडमिशन लेने, तो आईआईटी कॉलेज बोलेगा हमको डीडी ला कर ही दो ना, वो स्कैनर इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। और वो डीडी भी बनेगा तो किसके नाम पर बनेगा, उस कॉलेज के नाम पर बनेगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब तुम्हें ना एसएलआर समझ में आ गया। तो अगला क्या है, सीआरआर, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। और ये है कितना, तो ये है 4%। कौन बताएगा सीआरआर के बारे में, अच्छा। कैश रिजर्व करने का मतलब है क्या यहाँ पर, अगर आप बैंक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो पूरा अपना कैपिटल का ना, जैसे एमबीए चाय वाले ने भी क्या किया था, कैपिटल लगाया था ना, तो आप भी बैंक स्टार्ट कीजिएगा तो कैपिटल लगाइएगा ना। तो जब कैपिटल लगाइएगा उसका 4% जो पैसा है वो कहाँ रहेगा, आरबीआई के पास रहेगा। तभी आरबीआई आपको अप्रूवल देगा क्या करने के लिए, बैंक चलाने के लिए, ठीक है। नहीं तो अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप बीच में किसी कस्टमर को क्या करते हैं, उसका पैसा लेकर भाग जाते हैं या कुछ कर देते हैं, तो उसी पैसे से आपको आरबीआई आपके कस्टमर को पैसा को क्या करेगी, लौटाएगी। पूरा तो नहीं लौटा पाएगी, लेकिन पूरा कुछ ना कुछ भरपाई तो कर ही पाएगी ना। नहीं तो देखते ना इंडिया के लोग कैसे हैं, जैसे ही बैंक भागा पंखा पर रस्सी फेंक दिए खटाक से, ठीक है ना, और टेबल को क्या कर दिए, सरका दिए। होता है ना ऐसा कि लोग क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं ना। ऐसे बीच में बहुत सारे ऐसे बैंक बंद हुए जिनके लोगों का क्या हो गए, पैसे डूब गए, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, आरबीआई बोलता है कि आप जो भी बैंक स्टार्ट करने जा रहे हैं टोटल कैपिटल का कितना रखिए हमारे पास, 4% रखिए, ठीक है ना। और बैंक स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास 10 साल पुराना आईपीओ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आईपीओ। व्हाट स्टैंड फॉर आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर आपके पास 10 साल पुराना आईपीओ है तो आप बैंक को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, तो मिनिमम कैपिटल होना चाहिए 50 मिलियन। कितना होना चाहिए, 50 मिलियन। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो 500 मिलियन। ये बैंक स्टार्ट करने के लिए बेसिक क्राइटेरिया है ना। इतना पैसा होगा तो आप बैंक स्टार्ट कर सकते हैं।
मतलब 50 मिलियन का 4% पैसा किसके पास चला जाएगा? आरबीआई के पास। ठीक है ना। एसबीआई क्या है? कॉमर्शियल बैंक है ना, प्राइवेट बैंक है ना। इंडिया में सिर्फ एक ही सरकारी बैंक है, आप लोग याद रखिएगा। कौन है सरकारी बैंक? आरबीआई। सिर्फ एक ही बैंक है सरकारी बैंक, वो कौन है? आरबीआई। उसके बाद जितने भी बैंक हैं सारे क्या हैं? कॉमर्शियल बैंक है ना। उन पर सरकार का क्या है ना, कि उनका शेयर सरकार का उसमें ज्यादा है ना, इसलिए सभी लोग बोलते हैं कि एसबीआई क्या है? सरकारी बैंक है। लेकिन वो सरकारी बैंक नहीं है। सरकार ने उसका राष्ट्रीयकरण कर रखा है कि अगर इस बैंक में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका जिम्मा कौन उठाएगा? सरकार उठाएगा। इसलिए लोगों का ट्रस्ट एसबीआई पर ज्यादा होता है, उसके कस्टमर भी सबसे ज्यादा हैं। जितना पैसा वो टर्नओवर करता है ना पूरे वर्ल्ड में, 210 कंट्री में ना, 135 कंट्री का इकोनॉमी के बराबर सिर्फ एसबीआई का इकोनॉमी है अकेला। ठीक है, इतना पैसा है एसबीआई के पास। ठीक है, समझ रहे हो ना कितना पैसा होगा? 135 कंट्री। ठीक है, कितने में से? 210 में से। 210 है, 6 तो मतलब काउंट करके आता है। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनको अभी मतलब खोजा ही नहीं गया है, लेकिन वो कंट्री है। ठीक है, तो टोटल 210 के अराउंड है। ठीक है, यूएनओ में ही कितना है? 193 है। 193 तो यूएनओ में ही है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो यूएनओ को मेंबर नहीं है ना। जैसे कौन मेंबर नहीं है? तो साउथ सुडान नहीं है। ठीक है, सॉरी, नॉर्थ सुडान नहीं है, साउथ सुडान लास्ट कंट्री है जो उसमें ऐड हुआ है। ठीक है ना। तो कितने हो गए? 93 और 194 ये हो गए ना। वैसे ही नॉर्थ कोरिया यूएनओ का मेंबर नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया है, तो 2 और हो गए। ठीक है ना। ऐसे ही एक कंट्री है, क्या नाम है उसका? सोमालिया। ठीक है ना, तो वो भी यूएनओ का मेंबर नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे ना यूएनओ में 5 परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है ना, जिसमें भारत भी बनने की बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना उसको बनने नहीं देता है। ठीक है ना। तो आगे की बातें हैं। ठीक है, अभी क्या है आपको ये जानना है, शेयर। ठीक है ना, कितना है? 4%, याद रहेगा। चलो अब इसका इफेक्ट देखते हैं। ये देखो, ये इफेक्ट अब दिखाते हैं इसका। अभी बैंक रेट कितना है? 5.6%। और ये गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से इसको क्या करते रहता है? वेरी करते रहता है, बढ़ाते घटाते रहता है। ठीक है, तो अभी ये कितना है? 5.6%। अब गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर कर दिया कितना? 8%। कितना कर दिया? 8%। तो पहले जितने भी बैंक थे उनको 5.6 पर क्या मिलता था? पैसा मिलता था। किससे? आरबीआई से। अब कितने पे मिल रहा है? 8% पर। तो हम जैसे लोगों को वो कितना पर देगा? या तो 9 पर, या तो 10 पर, या तो 11 पर, या तो 12 पर। डिपेंड करता है बैंक के हिसाब से ना, कौन बैंक कितना ज्यादा कमाना चाहता है। ठीक है, तो अगर ये बैंक रेट बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारे ऊपर भी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो क्या हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बैंक में पैसा लेने जाएंगे, लोन लेने जाएंगे? नहीं जाएंगे। जब हम बैंक में पैसा लेने नहीं जाएंगे तो हमारे जेब में पैसा होगा? नहीं होगा। जब हमारे जेब में पैसा नहीं होगा, मतलब बाहर सामान पर बिक रहा होगा कि आलू ले लो, आलू ले लो, कांदा ले लो, कांदा ना, लेकिन कोई लेने जाएगा? क्योंकि जेब में पैसा नहीं है। तो आलू वाला और कांदा वाला क्या करेगा शाम को? भैया आप एक काम करो यार, 20 रुपए है, काम करो 10 रुपए ले लो। ठीक है ना। तो जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा, ठीक है, बैंक रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो महंगाई यहीं से कंट्रोल होता है। कहां से कंट्रोल होता है? आरबीआई से। ठीक है ना, आगे बात समझ में? अभी कितना है? 5.6। इसको गवर्नमेंट ने घटाकर कितना कर दिया? 4.6। ठीक है, तो अब पहले हमें
कितना मिलता था, अगर 5.6 था तो हमें कितना मिलता था, या तो 7 पर या तो 8 पर ना, लेकिन अभी कितना हो गया है 5.6, तो हमें कितना मिलेगा अब तो 5 पर या पर 6 पर या फिर 7 पर। अब देखो दोनों में अंतर दिख रहा है, इधर कितना 9 10 11 ऐसे महंगा मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। तो अभी सभी लोग क्या करेंगे, बैंक में पहुंच जाएंगे कि भैया हमें लोन दे दो, हमें लोन दे दो, हमारी भी बिटिया की शादी करनी है, हमें भी बाइक लेना है, हमें भी रेनोवेशन कराना है, ये सारी चीजें करेंगे। तो सारे लोगों के पास क्या आ जाएगा, जेब में पैसा आ जाएगा। अब सबके जेब में पैसा आ जाएगा तो पैसा आने के बाद तो इंडिया के लोगों को देखते हो ना कैसे तहलका मचाता है लोग, ठीक है। अब जैसे ही पैसा आया जेब में क्या करेगा, कैसे आलू दे रहे हो ना, 5 रुपए, एक काम करो 20 किलो भेज दो हमारे घर पर, बिटिया का शादी है, ठीक है ना। अब ऐसे ऐसे 20 लोग आ गए आलू खरीदने, तो आलू वाला क्या करेगा, दाम को घटाएगा कि बढ़ाएगा, बढ़ा देगा, क्योंकि डिमांड क्या हो गया है, हाई हो गया है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही बैंक रेट घटेगा महंगाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग कि महंगाई अच्छा है या बुरा है, बताओ। है अच्छा भी है और बुरा भी है, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है ना। हाँ देखो अच्छा कुछ हद तक है ना, अच्छा कुछ हद तक है। अगर बहुत महंगाई हो गया ना तो लोग तुरंत रोड रोड पर नेता लोग को दौड़ा के मारने भी लगते हैं, ठीक है ना। अभी देखा ना नेपाल में क्या हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर को पानी में डुबो डुबो के मारा है, ठीक है। तो सुना है ना कहावत तुम लोग ना, बहुत सारी चींटियां पानी में नहा रही थी, ठीक है, बहुत सारी चींटियां पानी में नहा रही थी, ठीक ना। अब उसमें से हाथी दौड़ कर गया और पानी में कूद गया, पानी में कूद गया तो सारी चींटियां ना पानी से ऐसे बाहर निकल गई ना, क्योंकि पानी का स्राव इतना तेज हुआ कि सब बाहर आ गई। एक गलती से चींटी ना उसके पीठ के ऊपर रह गई, बाहर से सारी चींटियां चिल्ला रही हैं, डुबो डुबो को मारना, डुबो डुबो को मारना, छोड़ना मत, डुबो डुबो को मारना, ठीक है। किसको, हाथी को, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, कि ऐसे ही डुबो डुबो कर किसने मारा, किसने मारा, जेन जेड। जेन जेड जानता है ना, जेन जेड कौन है, पूरा करंट अफेयर से दूर दूर रहता है तुम लोग। जेन जेड क्या है, पूरा न्यूज में रहा है अभी पूरा, हाँ यूथ का क्या है ना, एक ग्रुप है ना, यूथ का क्या है, एक ग्रुप है जिसने नेपाल में क्या कर दी, तख्ता पलट कर दी ना, वहां के सरकार को मार भगाया, हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा ओली जी को, नहीं देखा तुम लोग, ठीक है। तो ये है ना जेन जेड, ठीक है। अब ऐसी ही चीजें, ठीक है, अगर यहां सरकार करती है, ठीक है, तो यहाँ के लोगों का भी गुस्सा हो सकता है। जैसे तुम्हें देखो स्टार्ट कहां से हुआ, सबसे पहले स्टार्ट हुआ कहां, पहले हुआ सबसे पहले अफगानिस्तान में, ठीक है, फिर कहां हुआ, श्रीलंका में, अभी कहां हुआ, बांग्लादेश में, ठीक है ना। तो अगर सरकार अच्छे से जनता के ऊपर काम नहीं करेगी तो जनता का जिस दिन आपा खोएगा उस दिन क्या हो जाएगा, सरकार के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। और विश्वास खत्म होने का सबसे बड़ा रीजन होता है क्या, उस स्टेट में महंगाई हो जाना ना। श्रीलंका में महंगाई हुआ था ना, तभी लोग रोड पर आ गए थे, ठीक है ना। तो महंगाई कुछ हद तक क्या है, सही है, लेकिन उससे ज्यादा होने पर क्या है, अच्छा नहीं है। तो यहां देखो अगर कुछ हद तक महंगाई बढ़ती है, ठीक है, तो जैसे ही महंगाई बढ़ेगा, ठीक है, लोग अपने रोड पर जाएंगे चीजों को खरीदेंगे ना। तो आलू वाला क्या कर रहा है, आलू पूरा ना घर पर भी भेजना स्टार्ट कर देगा, तो उसको भेजने के लिए आदमी चाहिए ना। तो साथ में जब महंगाई बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा ना। तो इसलिए कुछ हद तक महंगाई क्या है, अच्छी है ना। और महंगाई के दूसरे रीजन क्या हो सकते हैं बताओ। एक तो तुम्हें पता चल गया कि बैंक रेट अगर घटेगा, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाएगा, पैसे का फ्लो आ जाएगा। और क्या रीजन हो सकता है, तो डिमांड कैसे होगी, डिमांड ज्यादा है तो कम क्यों बनेगी भाई, डिमांड ज्यादा है तो और बनाएगा ना, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, अपना सप्लाई बढ़ाएगा। ठीक है। हम्म 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 ये तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट उसका हो गया, किसी वस्तु का। और ओवरऑल कैसे महंगाई बढ़ेगा तो दिक्कत होगा, ओवरऑल भी तो महंगाई बढ़ेगा ना, वो तभी बढ़ेगा जब हम एक्सेस नोट को क्या कर देंगे, छाप देंगे, प्रिंट कर देंगे। अगर नोट हम ज्यादा मार्केट में छाप दिए, मतलब पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी ना। जिम्बाब्वे के एक राजा ने ऐसे ही किया था, क्या किया था पता है, बहुत सारे नोट छाप दिए ना, और लोग वहां पर इतने नोट हो गए कि लोग एक बोरी पैसा लेकर जाते थे तो एक ब्रेड मिलता था खाने के लिए जिम्बाब्वे में। ठीक है ना। लास्ट में वहां के गवर्नमेंट को वहां की करेंसी ही क्या करनी पड़ गई, बंद करनी पड़ गई। जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है, हरारे ना। पैसा क्या चलता था, डॉलर ना। तो अब वहां से अब डॉलर भी नहीं चलता है, अब दूसरे कंट्री का करेंसी वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि राजा बहुत क्या था, बहुत अच्छा था, उसको लगता था कि अगर नोट हम ज्यादा छाप देंगे तो हमारी शहरी प्रजा क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी। लेकिन उसको, उस गधे को पता ही नहीं चला कि देश की करेंसी ही क्या हो गई, खत्म हो गई ना। अब ऐसे ही मोदी जी तुम लोग को बोले थे ना कि 15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे, तो अगर सबको 15 लाख अकाउंट में दे दिए होते तो आज क्या होता बताओ, आज देश में महंगाई बढ़ गई होती, क्योंकि जिसका स्टैंडर्ड नहीं है वो भी क्या कर रहा होता, उस प्रोडक्ट को खरीद रहा होता, क्योंकि 15 लाख रुपए उसके अकाउंट में है, और उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाता, मार्केट में बढ़ जाता। वही हाल होता कि पैसा सबके पास होता, ठीक है, और प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो जाता, कम हो जाता। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस चीजों को समझेंगे ना, अगली क्लास में मिलूंगा, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए।